तो अभी जो है हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर जो है चैप्टर है हमारा, पहले मैं प्रेजेंट नाउ वाला जो है कर दूं। तो हम लोग जो रिवीजन वर्क कर रहे हैं उसमें आपके जो चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं आपको, 5-6 चैप्टर्स का मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इससे पहला जो मेरा क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको कराया था अबाउट कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत सही तरीके से बता दिया था कौन से क्वेश्चंस जो है वो आने वाले मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं में से आना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे जो सिलेबस में है आफ्टर कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वो है कौन सा बताइए? इंसुलेशन ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हीट बजट, ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें से आपका जो है क्वेश्चन आएगा। तो जो टॉपिक्स मैं आपको लिखवा रही हूँ क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिए और इन्हीं में से आपको पढ़ना है। लाइक ये जो चैप्टर है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज सोलर रेडिएशन, ठीक है। व्हाट इज सोलर रेडिएशन? क्या हुआ? निकालो चैप्टर, ये निकालो, पता चल जाएगा। मैं हर चीज का हिंदी नहीं बता पाऊंगी। जिन बच्चों का हिंदी ले रखा है आपने, बुक है आप होगी आपके पास, तो आप उसी में से देखोगे। अब मुझे हर चीज का आपको मैं हिंदी नहीं बता पाऊंगी। सौर सोलर रेडिएशन में कन्वर्ट करते करते रह जाऊंगी, फिर आपका पूरा टाइम मिल जाएगा। फर्स्ट जो है आपका वो है सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो व्हाट इज सोलर रेडिएशन, ये आपका जो है फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। लाइक सोलर एनर्जी होती क्या है कि वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, द इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन इज नोन एज सोलर रेडिएशन, जिसको हम इंसुलेशन भी कहते हैं। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज इन शॉर्ट वेव। तो यही ये जो है आपका सोलर रेडिएशन जो है व्हाट इज, यहाँ पे तो वो स्क्रीन ये काम करता है, ये कोई बात नहीं, अभी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ, मैं आपको जितना रिवीजन वाले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज सोलर रेडिएशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंसुलेशन होता है जो हमें सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम सोलर जो है रेडिएशन कहते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो है, वैसे ही हमने जो टाइड्स का चैप्टर है ओशन करंट्स वाला उसमें भी पढ़ रखा, लेकिन आपको जो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना, एपीहीलियन, पेरीहीलियन, ये सब दिया हुआ है। ये आप वीडियो भी घर में जाके देख सकते हो, मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको भेज भी दूंगी, ठीक है ना। तो ये जो है आपका एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन, ये आपको अपसौर एंड उपसौर हिंदी में कहते हैं, अपसौर एंड उपसौर, ठीक है। जिसमें जब पृथ्वी और सन बिल्कुल पास में रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरीहीलियन, ठीक है। और जब सबसे दूर होते हैं तो उसको हम कहते हैं एपीहीलियन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, वन वर्ड एमसीक्यू में आपका आ सकता है। कल मैंने आपको एक भेजा था स्क्रीनशॉट, आपने देखा था कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कि 1 to कितना था आपका 15 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 14 अटेम्प्ट करने हैं। 15 अगर आपने कर भी लिया तो फर्स्ट 14 जो होगी वो आपके चेक होंगे, लास्ट का 15 आपका चेक नहीं होगा अगर आपने सारे के सारे कर दिए तो। सो उस 15 में से सिर्फ आपको 14 क्वेश्चन ही करने, ठीक है। कोई भी 14 आप कर सकते हो जो आपको आते हो, लेकिन आपको एबीसी जो भी मान लो 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है उसमें से आपका मान लो ए ऑप्शन सही है तो आपको ए भी लिखना है, साथ ही साथ वो करेक्ट आंसर भी लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं ए बी सी डी ई ऐसे करके छोड़ देते हैं, जो कि बहुत थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम, बार बार फिर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है ऐसे करके, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन के साथ साथ जो करेक्ट आंसर है वो भी पूरा पूरा लिखना है, लेकिन ऑप्शन बहुत सही से देख के लिखिएगा कि आपने क्या ऑप्शन लिखा है और उसका आंसर क्या है। तो ये उसके बाद आपके 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सोर्स बेस्ड मतलब एक आपका मान लो ग्राफ आ जाएगा, कुछ भी एक पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, हिस्ट्री में आपने देखा होगा ना, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसमें उसके ऊपर आधारित 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, चारों के चारों नहीं करने आपको, ठीक है। ये बोर्ड 12th का ही है, उसी का पैटर्न आपको इस बार भी दिया गया है। तो 4 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन आ जाएगा ग्राफ बेस्ड, ग्राफ में मान लो आपको कोई टेबल दे दी या कोई मैप दे दिया, कोई डायग्राम दे दिया, है ना, तो उस पर आधारित आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी आपको कितने करने होंगे, 3। तो आपके टोटल एमसीक्यू कितने हो गए, 20। 15 में से 14 आपने किए,
14 करने आपको सिर्फ वो गए, इधर 4 देंगे, उसमें से 3 आपको करने हैं, तो 14 वहां, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6, तो 20 हो गए। तो टोटल 20 MCQs कितने हो गए? 20। बस ये फर्क है कि वो 14 डायरेक्ट आपसे पूछी जाएंगी और ये आपका सोर्स एंड ग्राफ बेस्ड होगा। उसके बाद आपके शायद 3 या 4-5 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे और फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो तो आप जानते ही, वो डायरेक्ट होंगे। उनमें से किसी में आपको 1-2 में ऑप्शन मिल जाएगा और करके, और उसके बाद आपका मैप वर्क होगा जो 5-5 नंबर का होगा। ठीक है, इंडिया का मैप जो होगा वो आपको दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया कि भाई इसमें से एलुवियल सॉइल का एरिया दिखा दो, तो अगर आप दिखा रहे हो जो आपने इस बार किया है वैसे आपको फाइनल में नहीं करना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एलुवियल सॉइल का, ब्लैक सॉइल का कोई एरिया दिखाओ आप, तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है, बस वो गुजरात या महाराष्ट्र को शेड कर दिया है ब्लैक सॉइल। अरे भाई मैं एरिया का पूछी तो नाम भी तो बता दो, उस एरिया कुछ नाम है, डेक्कन प्लेटू या पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात, इस तरह से आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने कहा कि नंदा देवी आया था ना क्वेश्चन, नंदा देवी दिखाओ, तो आपने उत्तराखंड में तो दिखाया, उसका नाम कौन लिखेगा? मुझे क्या मालूम कौन सा राज्य है ये? तो आपको स्टेट का नाम भी लिखना है। जो आप मैप में अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप ये दिखाइए, तो मतलब है ये नहीं आपने, हाँ भाई एवरग्रीन एरिया कौन सा है, आपने बस शेड कर दिया, कौन सा एवरग्रीन एरिया भाई मैं पहचानूंगी बैठ के क्या? आप ही तो मुझे बताओगे ना कि हमने भाई ये एरिया बताया, तो उस एरिया का नाम आप लिखोगे वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, या दिस इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो भी है स्टेट है, जो भी एरिया का भी नाम आपको साथ ही साथ लिखना है। ये नहीं कि आपने बस उठा के लिख दिया एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है। आपने अगर डेसिडुअस फॉरेस्ट मैंने आपसे पूछा तो आपको यूपी बिहार शेड किया अगर आपने, तो उसमें आप लिखोगे कि यूपी एंड बिहार, तो नाम भी आपको लिखना है साथ ही साथ, नहीं तो ऐसे मैप में नंबर नहीं मिलते। और वर्ल्ड का आपको पता है ना, ऑलरेडी मैप में बना बनाया आएगा और उसी मैप में आपको आंसर करके दोनों मैप आप अपनी कॉपी में लगाओगे। मान लो एक आ गया फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्थ अमेरिका में एक एरो दे दिया गया और ए लिख दिया गया, और उसमें आपकी क्वेश्चन पेपर में क्या आ गया, एंड टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है ना? तो फिर आपको पहचानना है कि टेक्टोनिक प्लेट है कौन सा, तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो ये उस मैप पे आपको लिखना पड़ेगा उसका नाम। या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट आ गया कोई, अमेज़न बेसिन पे शेड करके आ गया बी, और क्वेश्चन पेपर में लिख दिया गया कि ये एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो आप वो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ही उठा के नहीं लिख देंगे, आप लिखेंगे कि कौन सा इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। समझ में आ रहा है? नहीं तो इस बार तो सबने बस उठा के बना दिया लेकिन लिखा ही नहीं। चलिए, तो व्हाट इज सोलर रेडिएशन हो गया है आपका। अब ये पता नहीं कहां से घूम कर आ रहे हैं लोग। चलिए, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आता है आपका कुछ प्रोसेसेस होते हैं लाइक हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हेडिंग ये लिख लो, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, जिसमें आपके कुछ प्रोसेसेस दिए हुए जिनसे हमारा एटमॉस्फेयर जो है, वायुमंडल है, वो गर्म होता है और ठंडा होता है। ठीक है, लाइक कंडक्शन, कंडक्शन पढ़ लेना, कन्वेक्शन पढ़ लेना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, स्कैटरिंग। हमारा आसमान नीला क्यों नजर आता है, ऑरेंज क्यों नजर आता है ना? तो वो स्कैटरिंग के प्रोसेस की वजह से नजर आता है। तो ये इस तरह का एमसीक्यू में क्वेश्चन या कहीं भी आपसे बना के पूछा जा सकता है। तो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर का जो पूरा पैराग्राफ है, उसमें जो प्रोसेसेस दिए हुए हैं, एडवेक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये सब आप इसको कम से कम 3-3, 4-4 लाइनें आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब जो पृथ्वी से जो ऊर्जा निकलती है, रेडिएशन निकलता है, उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज, या फिर द हीट एनर्जी एमिटेड बाय द लॉन्ग वेव हीट एनर्जी एमिटेड बाय द अर्थ इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी होती है और रेडिएशन मतलब ऊर्जा, तो जो पृथ्वी ऊर्जा छोड़ती है ऊपर आसमान की तरफ, उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हिंदी में इसके नाम टफ टफ है, देख लेना एक बार। हीट बजट तो मैंने बोला था कि इसका कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी पूरी पृथ्वी पे टेम्परेचर जो है विभिन्न प्रकार का है कि नहीं है? इक्वेटर पे सबसे अधिक है, इक्वेटर से हम जितना दूर जाते हैं पोलर एरियाज में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, कम होना शुरू हो जाता है। उसके फैक्टर्स क्या है, उसके रीजंस क्या है, ये सब आपको बताया जा चुका है। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, इन सारे ही फैक्टर्स, कोई लॉन्ग आंसर है 5 नंबर में आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एयर मास एंड ओशन करेंट्स, मतलब ये सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको अंदर
इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है, हेडिंग्स एयर मास है, और फिर अंदर क्या है, क्यों ये इनकी वजह से जैसे लैटिट्यूड इक्वेटर कम होता रहता है, इसीलिए और क्यों होता रहता है ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की, क्योंकि 4 बच्चों ने तो क्लास अटेंड की है ना, तो फिर जो नहीं किए वो ऐसे बैठे, उनको ज्यादा ही समझ में आ रहा होगा। अब आपकी ये प्रॉब्लम है, अब तो साल का खत्म है, तो एग्जाम ही देना वो, तो वो मैं ऐसा ही पैटर्न होता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। मैम क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। कर देती हूँ, सुनो, मैं मैं आपको क्यों याद लग के बात होगी, ठीक है, जैसे 12 नेक्स्ट चैप्टर हम आते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। इवापोरेशन कंडेंसेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इवापोरेशन कंडेंसेशन, ह्यूमिडिटी क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, और फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ज्यादा नहीं। ड्यू पॉइंट, ठीक है, उसके बाद इवापोरेशन कंडेंसेशन मैंने आपको बता दिया है, जो मैंने आपसे इस बार बता दिया भी था क्वेश्चन की फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, क्वेश्चन देखो आप समझ रहे हो ना, कंडेंसेशन व्हेन गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जो आप मॉर्निंग में ओस देखते हो या कोहरा देखते हो, तो जैसे जहाँ पे पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पे आप फॉग की जगह क्या देखते हो, फ्रॉस्ट, मतलब आप आइस आप जहाँ पे घासों पे क्या मिलेंगे, कि वहां पे भी कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ भी कंडेंसेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कंडेंसेशन हो रहा है, जो सैचुरेशन हो रहा है बिलो अबव फ्रीजिंग पॉइंट, ना टेम्परेचर इस पे, बट वो सॉलिड फॉर्म में हो रहा है, मतलब रेफ्रिजरेटर क्या होता है कहते हैं ना उसे, क्योंकि उसमें ऐसा टेम्परेचर होता है कि जो भी चीज रखोगे, जो ऊपर दो होता है ना चैम्बर, एक ऊपर वाला होता है एक नीचे वाला होता है, नीचे वाले में क्या बर्फ